अरविंद केजरीवाल की अकेली क्षेत्रीय पार्टी ऐसी है पूरे भारत में जिसका 2 राज्यों में शासन है। हमारे भारत में क्षेत्रीय पार्टियां तो बहुत सारी हैं, ममता बनर्जी की भी है, बाकी लोगों की भी है, लेकिन एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी सरकार 2 राज्यों में चल रही हो। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऐसी है जिसकी सरकार 2 राज्यों में है, और अब तो ये क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रही, अब तो ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और इन दोनों राज्यों में उनके कई मंत्री और विधायक अलग अलग तरह के घोटालों में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल जा चुके हैं। जरा नजर डालिए लिस्ट पर। 2013 से लेकर अब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के कुल 5 मंत्रियों की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार और रेप जैसे आरोपों में हो चुकी है, जिनमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अलावा पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री संदीप कुमार और पूर्व खाद्य मंत्री असीम अहमद का नाम है। जबकि मौजूदा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 15 नेताओं पर विधायक बनने के बाद भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के तहत मामले दर्ज हुए, जिनमें 13 विधायकों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। यह तो दिल्ली की बात है। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वहां इतने कम समय में 1 मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके पद से हटाया जा चुका है और 2 विधायकों को भी रिश्वत और घोटाले के आरोप में जेल हो चुकी है। और यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल की उसी आम आदमी पार्टी में हो रहा है जिसका गठन ही उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया था। पिछले साल जब सीबीआई ने शराब घोटाले को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई की थी, तब अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु, उन्हें भी आप भूल चुके होंगे, आपके लिए यह क्विज है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु कौन है। जरा सोचिए, आप में से बहुत सारे लोगों को नाम शायद याद आ गया होगा। उनका नाम है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को पिछले साल ही एक चिट्ठी लिखी थी, और यह चिट्ठी भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। ये अरविंद केजरीवाल के वो राजनीतिक गुरु हैं जिन्हें केजरीवाल ने भुला दिया। इसमें अन्ना हजारे लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में आने के बाद अपने सारे आदर्शवादी सिद्धांतों को भुला दिया है और अब उनकी सरकार में शराब घोटाला हो रहा है। और अन्ना हजारे ने यह भी लिखा कि अब केजरीवाल अपने मकसद से भटक चुके हैं और अब वो ऐसी नीतियां ला रहे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, और अब अरविंद केजरीवाल सत्ता के नशे में डूब चुके हैं। इस चिट्ठी में अन्ना हजारे ने यह भी लिखा था कि आज आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों की तरह ही पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा कमा रही है, और इस पार्टी में ईमानदारी जैसा कुछ नहीं बचा है। आज उस चिट्ठी के कुछ अंश आपके लिए सुनना बड़ा दिलचस्प रहेगा। यह चिट्ठी अन्ना हजारे ने लिखी है 30/8/2022 को। कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए, ऐसा लगता है। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार नई शराब नीति लेकर आई। ऐसा लगता है कि जिस शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा इससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, और यह बात जनता के हित में नहीं है। फिर भी आपने शराब नीति लाने का निर्णय लिया। इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है, और आप भी ऐसी ही सत्ता के नशे में डूब गए हैं, ऐसा लग रहा है। आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं, यह अन्ना हजारे लिख रहे हैं केजरीवाल को। और आखिर में वो लिखते हैं, आप लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दुष्चक्र में फंस गए हैं, और एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को यह बात शोभा नहीं देती। यह अन्ना हजारे ने कहा था। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में जिस शराब नीति की आलोचना की थी, वो शराब नीति मनीष सिसोदिया के हिसाब से ही तैयार की गई थी, और इसी नीति के तहत 2,500 करोड़ रुपए का यह शराब घोटाला हुआ है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि वो सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जेल जाने से भी बिल्कुल डरते नहीं। जबकि सच ये है कि लाखों रुपए खर्च करके वो आज सुप्रीम कोर्ट में जेल से बचने के लिए अर्जी लगाने के लिए आए थे। आपको यह भी जानना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल जाने से डरता नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करने गए थे? आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने
नामंजूर कर दिया और कहा कि मनीष सिसोदिया को अपनी जमानत के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और इसके लिए पहले उन्हें हाई कोर्ट के पास जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये गलत परंपरा है। मनीष सिसोदिया को लगा कि जिस तरह कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को उनकी गिरफ्तारी के 2.5 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, वैसे ही उन्हें भी जमानत मिल जाएगी और एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तब तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने शब्दों का नहीं बल्कि शराब का घोटाला किया था। पवन खेड़ा का जो था वो पवन खेड़ा ने तो शब्दों का घोटाला करके जानबूझकर प्रधानमंत्री का अपमान किया था, तो उनका शब्दों का घोटाला था और उनका मामला अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा था। लेकिन मनीष सिसोदिया का मामला शब्दों से नहीं जुड़ा, वो शराब से जुड़ा है और शराब में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसलिए इन दोनों में फर्क करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को इसलिए राहत दे दी क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी का मामला था और ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये अपराध का मामला है, ये आपराधिक मामला है। अब हम आपको ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज ना कहा है कि ना जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन ये ना आखिर कितनी महंगी पड़ी। दूसरी बात यह कि हमारे देश में गिरफ्तार होने वाले मंत्रियों और नेताओं के मामलों में तुरंत सुनवाई कैसे हो जाती है, ये सवाल हम हर बार उठाते हैं। आप देखिए हमारे देश में हर रोज हजारों लोगों की गिरफ्तारी होती है अलग अलग आरोपों में, लेकिन अगर ये हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो क्या उनकी उसी दिन सुनवाई हो जाएगी? सवाल है बिल्कुल नहीं होगी। पहली बात तो ये कि सुनवाई ही नहीं होगी, दूसरा ये सुनवाई इतनी महंगी होती है कि कोई आम आदमी इसे अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो आज हमने इन दोनों सवालों के जवाब आपके लिए निकालने की कोशिश की है, रिसर्च की है इसके ऊपर, इसलिए अब आपको हमारी जो बात है आगे की बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिसोदिया की जमानत पर ना की कीमत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन करना और उस मामले में अदालत का सुनवाई के लिए तैयार हो जाना बहुत मुश्किल काम होता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी की सुनवाई उसी दिन हो जाए तो समझ लिए उस व्यक्ति में जरूर कुछ खास है, क्योंकि आप लोगों की नहीं होगी कभी भी। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में इस समय 69,511 मामले लंबित हैं, यानी लगभग 70,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में वेटिंग लिस्ट में हैं वर्षों से, और इन मामलों में तारीख के मुताबिक हर रोज सुनवाई होती है। लेकिन इस दौरान देश से जुड़े कुछ बड़े मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए कुछ मामलों को बाकी मामलों से पहले लिस्ट किया जाता है और यह पूरी तरह अदालत पर निर्भर करता है कि वो इनमें से किन मामलों को अर्जेंट मानता है और अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई करता है। यह पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में काम करती है। पहला, जिस व्यक्ति का केस है उसके वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशन फाइल की जाती है और एक मेमो दिया जाता है। इसके बाद अदालत तय करती है कि जितने मामलों को तुरंत सुनवाई के लिए मेंशन किया गया है उनमें से कितनों को सुना जा सकता है, और जो मामले सुनवाई के लिए चिन्हित होते हैं उनके लिए एक समय, निर्धारित समय दे दिया जाता है। जैसे आज मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत ने सुनवाई के लिए दोपहर 3:50 का समय मुकर्रर कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में वकीलों द्वारा अलग अलग भागों में बहुत तगड़ी, बहुत मोटी फीस ली जाती है, जो कि देश के आम आदमी की पहुंच से बहुत 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 बाहर है। आप अपना घर बार भी बेच देंगे तब भी वो फीस आप नहीं दे सकते। सबसे पहले जब वकील को इस मामले के बारे में जानकारी दी जाती है तब वो इस पूरे मामले को सुनने के अलग से फीस लेता है, सुनने के लिए। और क्योंकि ऐसे मामलों में बड़े वकीलों पर ही भरोसा किया जा सकता है, इसलिए वो 1 घंटे की फीस 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की लेते हैं। ये उनके समय की कीमत है, 2.5 से 5 लाख रुपए, जिसमें वो सिर्फ आपका केस सुनेंगे। और ये फीस कई बार इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। हम बस आपको एक अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं। इसके बाद जब वो वकील सुनवाई के लिए अदालत में पेश होता है तो उसे अपीयरेंस फीस कहा जाता है, और ये फीस उतनी ही ज्यादा होती है जितना मामला बड़ा होता है और जितना वकील बड़ा होता है। आप मान सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जैसे मामले में कम से कम एक सुनवाई के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अपीयरेंस फी के मामले में हर मिनट बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऐसे मामलों में बड़े बड़े वकीलों को मिनट के हिसाब से पैसा दिया जा रहा होता है, एक एक मिनट का पैसा दिया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो खुद को आम आदमी कहने वाले मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई
उसके लिए उन्हें कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्च करने पड़े होंगे, क्योंकि इस मामले में उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए वो थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे बड़े और सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं। एक अपीयरेंस के 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने ही पवन खेड़ा को भी तुरंत सुनवाई के तहत गिरफ्तारी के 2.5 घंटे के अंदर ही अंतरिम जमानत दिलवाई थी। पवन खेड़ा के वकील भी यही थे। एक और समझने वाली बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला तुरंत सुनवाई के लिए मंजूर होगा, वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि उस मामले को किस वकील ने मेंशन किया है, वकील का अपना स्टेटस क्या है और उसका राजनीतिक वजन, उसका लीगल वजन कितना है, कितना बड़ा वकील है। ऐसा वकील जिसे अदालत भी ना कह सके, और वकील इसी चीज के तो पैसे लेता है। अगर एक AOR, जिसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, अगर AOR कोई मामला तुरंत सुनवाई के लिए अदालत में मेंशन करता है तो इस बात की संभावना कम होती है, तो वो मामला सुनवाई के लिए मंजूर हो ही जाएगा, ऐसी संभावना कम मानी जाती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा वकील उस मामले को अदालत में मेंशन करता है और उसकी फेस वैल्यू जबरदस्त है, तो ऐसे मामले के मंजूर होने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को लेकर जाते हैं जिनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर किसी को अपने मामले की तुरंत सुनवाई करवानी है तो उसे सबसे पहले एक बड़े वकील के पास जाना होगा और एक हियरिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। आप यह भी कह सकते हैं कि न्याय मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए बहुत सारे लोगों को जीवन भर की पूंजी लगानी पड़ती है और वो फिर भी इतने खुश नसीब नहीं होते कि उनके मामलों की तुरंत सुनवाई हो ही जाए। इस घटनाक्रम पर आज कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, क्योंकि अब ये एक राष्ट्रीय मामला बन चुका है, इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। सारी प्रतिक्रियाएं हम आपको एक ही बार में अभी सुनवा देते हैं। पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। This question becomes very relevant, Mr. Sisodiya, because whether you or whether your leader, Mr. Kejriwal, they keep on giving certificate of honesty. You have shamed Anna Hazare. आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप? ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। अब आने वाला जो समय है, आने वाले जो कई हफ्ते हैं या महीने हैं, वो बड़े दिलचस्प होंगे आपके लिए भी। और वो इसलिए दिलचस्प होंगे क्योंकि अब आपके सामने 2 कहानियां पेश की जाएंगी और वो साथ साथ आपको हर रोज सुनने को मिलेगी। पहली कहानी ये होगी जो बीजेपी की तरफ से कही जाएगी, वो ये कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जो मंत्री हैं ये सब भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, इसीलिए इन्हें जेल में डाल दिया गया है। और भ्रष्टाचार को ये जो मोदी सरकार है ये बर्दाश्त नहीं करती और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेगा उसे वो पकड़ लेंगी। इससे पहले आपको याद होगा भ्रष्टाचार हमारे देश में बुरा नहीं माना जाता था। भ्रष्टाचार और राजनीति साथ साथ हाथ में हाथ डाल के चलते थे और मंत्री लगातार भ्रष्टाचार करते रहते थे, एजेंसियां आंख बंद कर लिया करती थी और मंत्रियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नेता हमारे देश में अभी तक रहे हैं पिछले 75 वर्षों में, वो सब कैसे रातों रात पैसे वाले हो जाते हैं। ये सारे नेता वो हैं जो गरीबी का नाम लेकर और गरीबों का उत्थान का नाम लेकर राजनीति में आए, जो बैलगाड़ी में आए थे, झोपड़ी में रहते थे जब राजनीति में आए और आज उनके पास बड़े बड़े भवन हैं, आज वो प्राइवेट हवाई जहाज़ों में चलते हैं, बड़ी बड़ी SUVs में चलते हैं, उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, उनके विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी हैं। तो ये सारा पैसा हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के पास कहां से आया? आप भी
अपने आसपास के बड़े नेताओं पर एक सर्वे करके देखिए और आप देखेंगे कि ये सारे नेता असल में गरीबी के मुद्दे पर राजनीति में आए थे और धीरे धीरे गरीब तो वहीं रह गए, लेकिन ये नेता रातों रात अमीर बन गए। आज इन नेताओं के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? लेकिन हमारे देश की जनता भी इस भ्रष्टाचार को कभी बुरा नहीं मानती थी। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की सरकारें भी इसको बुरा नहीं मानती थी। और सरकारों में जो लोग रहते थे वो आपस में, चाहे वो विरोधी हों, आपस में आंखों की इतनी शर्म जरूर रखते थे कि भाई हम आपका भ्रष्टाचार नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा मत पकड़ना, क्योंकि सत्ता में आना जाना तो होता रहेगा। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ करता था जो पिछले 10, 70, 75 वर्षों से लगातार चला आ रहा था। लेकिन अब वो एग्रीमेंट टूट गया है। अब जांच एजेंसियां किसी को भी जाकर पकड़ लेती है रंगे हाथों, और आपने देखा होगा हाल के वर्षों में बहुत सारे मंत्रियों को हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ा है। अब दूसरी कहानी आपके सामने ये आएगी जो आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि हम विक्टिम हैं, हम में तो शिकार बनाया गया है, और वो विक्टिम कार्ड आपके सामने खेलेंगे और वो आपसे कहेंगे कि हमें जानबूझकर सताया जा रहा है, और वो अपने, जब भी आपके सामने आएंगे, अपनी जेब से ये कार्ड निकालेंगे और आपके सामने रख देंगे, जिसको कहते हैं विक्टिम कार्ड, कि हम बहुत ईमानदार हैं लेकिन हमें परेशान किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है और हम जेल जाने से डरते नहीं हैं, और ये सब कुछ हम भारत के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर है। मैंने कल भी आपको कहा था, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको इसमें से चुनना है कि आपको कौन सी कहानी विश्वसनीय इसमें लगती है और आपका दिमाग और आपका मन किस कहानी पर विश्वास करने के लिए आपको कहता है।